सो हेलो एवरीवन। सो आज हमारा है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 15। कौन सा है हमारा लेक्चर नंबर 15? तो अभी तक के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना हो, और चाहे शेप और जियोमेट्री के बारे में बात हो। तो अभी जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है केमिकल बॉन्डिंग में वो है एमओटी, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी से हमें क्या पता चलता है? बॉन्ड ऑर्डर पता चलता है। जो हमारा मोलिक्यूल है, जो हमारा डायटोमिक मोलिक्यूल होगा, चाहे पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल होगा, वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी? हमें एमओटी से पता चलेगी। तो एमओटी के हम सारे लेक्चर अलग से दे देंगे। तो अभी जो हम क्या करेंगे ये लेक्चर में, जो हमने अभी तक पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, जो अभी तक हमने कवर अप किया है, उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं और उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से काफ़ी हद तक इजी क्वेश्चन ही आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जाम के एग्जाम हो, आईआईटी जाम हो, गेट हो, नेट हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, उतना कोई हाई लेवल का नहीं आता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख के उसे सोल्व करने की ट्राई करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मोलिक्यूल है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि V शेप of SO2, V shape of SO2 is due to तो क्वेश्चन क्या है कि जो SO2 मॉलिक्यूल है उसका V शेप है वो किसकी वजह से है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ए, क्या है ऑप्शन हमारा? एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड की वजह से। दूसरा ऑप्शन हमारा है दो पाई बॉन्ड एंड दो सिग्मा बॉन्ड की वजह से। थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा टू सिग्मा बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड एंड वन लॉन पेयर। देन आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वन सिग्मा एंड वन लोन पेयर, ठीक है। क्या है? वन सिग्मा और वन लोन पेयर। तो क्या बोला है कि जो V शेप ऑफ CO2 है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो CO2 मॉलिक्यूल है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो CO2 कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। सल्फर रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा। क्या रहेगा? डबल बॉन्ड O रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा। तो सल्फर की जो वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहां पे जो है हमें पता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6, ठीक है, 6 रहते हैं। तो वहां से 2 और 2 4, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 कहाँ पे चले गए? बॉन्ड बनाने में चले गए। बचे कितने? 2। तो वो 2 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, और ऊपर ये क्या है? लोन पेयर। तो ये V शेप किसकी वजह से आया? तो ये जो V शेप है वो हम कह सकते हैं कि 2 सिग्मा 2 पाई और एक लोन पेयर की वजह से आया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि जो 4 ऑप्शंस है, क्वेश्चंस ये है एक्सेप्टेबल, क्या है? एक्सेप्टेबल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्टेबल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नीचे 4 ऑप्शन लिख रहे हैं वहां पे, उसमें से एक्सेप्टेबल मतलब जो हो सकती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है कुछ ऐसा, सी ऑप्शन है ये, और ये डी ऑप्शन। ठीक है,
तो ये चीजें समझने के लिए आपने अफबाउ का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, हुन्स रूल पढ़ा होगा। तो जनरली अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्या ए वाली कॉन्फ़िगरेशन सही होगी? तो ए वाली कॉन्फ़िगरेशन सही क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए, ये सही है, बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देखिए उसकी स्पिन कहाँ पर है, अपवर्ड है, इसकी स्पिन कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। तो बेसिकली जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम फिलअप करते हैं तो पहले हम सेम तरीके से करते हैं, यानी कि यहाँ पे अपवर्ड है, पहले हम अपवर्ड अपवर्ड फिल करते हैं, फिर जब हाफ फिल हो जाएगी तब हम डाउन 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 फिल अपवर्ड करके पेयरिंग कराएंगे। तो उस वजह से ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी में ये सही है, सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पर देखिए जो पेयरिंग, ऑलवेज पेयरिंग हुए इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है ऑपोजिट्स होनी चाहिए, यानी कि पेयरिंग होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस तरीके से पेयर अप हो गए तब भी होगा, नेट स्पिन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, नेट स्पिन क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, यहाँ पर रिपल्सन हो सकता है, होगा रिपल्सन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में देखिए एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन पी में एक हाफ फिल ऑर्बिटल, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अफबाउ का प्रिंसिपल पढ़ना होगा, हुन्स प्रिंसिपल पढ़ना होगा, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो वो भी हम देख लेंगे। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो सारी ऑर्बिटल है उसमें जाता है, फिर पेयरिंग होती है, बट यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो यानी कि डी ऑप्शन भी गलत है। आंसर क्या हो गया, सी। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीचे मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें से स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री कौन है, कौन सी जियोमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कौन सा है? तो जियोमेट्री नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे कहेंगे कि स्क्वायर प्लेनर शेप किसका है, स्क्वायर प्लेनर शेप किसका है। तो ऑप्शन ए है तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हो गए। ठीक है, या तो यहाँ पे ठीक है, चलो चलेगा। तो हम शेप कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें जब भी कोई शेप या जियोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम होता है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना पड़ता है सेंट्रल एटम का। तो यहाँ पे SF4 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। ठीक है, हो गए 4, सल्फर ने फ्लोरीन डिफरेंट 4 फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हो गए ना, तो हो गया SF4 सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 हुए। ठीक है, और बात करते हैं अगर लोन पेयर की, SF4 में अगर हम लोन पेयर की बात करते हैं तो क्या होगा, कितने लोन पेयर रहेंगे, 4 बॉन्ड बना लिए, कितना होता है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बचेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्टेरिक नंबर 5 sp3d, क्या हो गया sp3d। और हमें पता था sp3d में क्या पता था कि 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो शेप कौन सा था, सीसो, कौन सा था, सीसो से, यानी कि ये ऑप्शन कर गया। अगर बात करते हैं BF4 माइनस की, तो BF4 माइनस में बोरोन कौन सा है, सेंट्रल एटम है, BF4 माइनस, 4 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, और शेप कौन सा हो गया, टेट्राहाइड्रल। और यहाँ पे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, H2O में कौन सा शेप होता है, बैंड। तो ऑप्शन कौन सा बचा, XeF4 का शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। किस तरीके से होगा, तो पहले तो देखेंगे हम XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 4 बॉन्ड जिन्होंने बना लिए अभी भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 2 लोन पेयर है, तो 6 हुआ। sp3d2 में जियोमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल, बट यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो ये किस तरीके से होगा, शेप इसका इस तरीके से। ठीक है,
हो गई बात क्लियर? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इजी इजी। तो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक, तो वहां पे क्या है कि हम जब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे तो अब हमने एक चीज देखी थी कि मैंने बोला था कि जब स्टेरिक नंबर 8 के ऊपर जाएंगे हम, कहाँ पे जाएंगे हम? स्टेरिक नंबर 8 के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे हमने देखा था कि sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। तो मैंने बताया था कि वो बहुत ही रेयर है। क्या है? रेयर है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर सराउंडिंग 8 एटम आ जाता है, साइड एटम, तो वो मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन ये है कि शेप ऑफ IF8, क्या पूछा है? शेप ऑफ IF8 माइनस। तो ऑप्शन है ए स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ऑप्शन है बी क्यूबिक, ऑप्शन है सी हमारा ऑक्टाहेड्रन, और ऑप्शन डी होगा कैप्ड। क्या होगा हमारा? कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि शेप ऑफ, ये काफी रेयर है, ये कभी कभार आता है, तो मतलब याद रखेंगे कि शेप 8 का शेप होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है। क्या होता है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के ऊपर अगर बात कर ही लेते हैं स्टेरिक नंबर 8 के बारे में, किसके बारे में? स्टेरिक नंबर 8 के बारे में। तो स्टेरिक नंबर 8 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d4। ठीक है, क्या होगा? sp3d4। तो जो d ऑर्बिटल है, क्या है? d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 4 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। कितनी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 4 इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो dx dy dz, सॉरी dxy dyz एंड dxz, जो हमारी 3 नॉन एक्सेल ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होगी। अभी बची एक और ऑर्बिटल इन्वॉल्व करनी, तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि अगर dx² माइनस y² इन्वॉल्व है, या तो फिर क्या इन्वॉल्व है? dz² इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर dx² माइनस y² इन्वॉल्व होगी तो वहां पे जियोमेट्री जो होगी वो होगी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। क्या होगी? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो अगर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक जियोमेट्री को ड्रॉ करें तो किस तरीके से होगा? ट्राई करते हैं ड्रॉ करने की, किस तरीके से होगा, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, देखिए, जो इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, ये 4 हो गए ऊपर, कहां पर हो गए? 4 हो गए ऊपर। ये सेंट्रल एटम होगा, ये ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया ऊपर एक, क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ऊपर एक स्क्वायर हो गया। फिर नीचे क्या होगा? नीचे भी स्क्वायर होगा, बट इस तरीके से कुछ होगा। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो गया। ये 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में क्या हो गया? हमारा सेंट्रल एटम। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो गया। तो अगर यहाँ पे और एक चीज बात करें कि अगर dz² होगा तो अगर dz² होगा तो डोकेटाहेड्रल होगा। क्या होगा? तो इसका शेप किस तरीके से होगा? इसका शेप इस तरीके से होगा। ये क्या हो गया? हमारा सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हमारा सेंट्रल एटम हो गया। कुछ इस तरीके से होगा। जो बीच में होगा ये हमारा सेंट्रल एटम होगा, और ये जो 8 हो गए सराउंडिंग हो गए सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये क्या हो गया, डोडेकाहेड्रल, ठीक है, क्या हो गया, डोडेकाहेड्रल। अगर एग्जांपल की बात देखें तो यहाँ पे याद रख लेंगे कि यहाँ पे एक तो ये हो गया IF 8-1, ठीक है, IF 8-1 हो गया, एक TF 8-2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो CrO3 हो गया, क्या हो गया, CrO3, सॉरी CrO3 नॉट CrO3, CrO8 क्या हो गया, CrO8 3-। इस CrO8 का स्ट्रक्चर आपने कभी कहीं पे देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। सेंट्रल में क्या होता है, क्रोमियम होता है सेंट्रल में, और कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कौन सा है, डोडेकाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हुआ स्टेरिक नंबर 8, बहुत ही रेयर है, अगर एग्जांपल याद रख लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अभी भी है आगे, अगर हम स्टेरिक नंबर 9 की बात करें तो उसमें कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक आधी चीज याद रख लो। जब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में जाते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हायर कोऑर्डिनेशन वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, वहां पे होता है स्टेरिक नंबर कितना, 9, sp3d5 होगा, क्या होगा, sp3d5 होगा। और यहाँ पर जो जियोमेट्री है वो क्या होगी, ट्राइकेप्ड, क्या होगी, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होगी, क्या होगी, ट्राइकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, क्या हो गया, ट्राइकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जियोमेट्री होगी। तो ये हमने कुछ और अच्छा एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल में क्या होगा कि जो हायर लेवल कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, वो यहाँ पे हो गए मोस्टली ट्राइकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 15। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और हमने क्या देखा, स्टेरिक नंबर 8 और 9 के बारे में कुछ आइडिया ले लिया। तो यहाँ तक इसको रखते हैं और इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और केमिकल बॉन्डिंग का खत्म करेंगे। थैंक यू।